ये क्लासेस हम लोग बीकॉम के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं. दिस इज बीकॉम 5th सेमेस्टर एंड इसमें जो सिलेबस है उसको बोलते हैं टैक्स पार्ट 2. 100 नंबर का पेपर बनाया गया है. 100 मार्क्स के पेपर में 2 पार्ट डाले गए, टैक्स यानी इनकम टैक्स, और दूसरे पार्ट में है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में फिर 2 पार्ट है. वन इज जीएसटी, तुम्हारा फेवरेट, और दूसरा कस्टम, सबका फेवरेट. ठीक है. सिलेबस तो मतलब जिसको बोले ना वर्ल्ड क्लास सिलेबस है. इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, व्हाट एल्स. इसके अलावा टैक्स में कुछ होता भी नहीं है. जो कंटेंट डाले दैट इज ऑल्सो वेरी फैबुलस. बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला है. सारे क्रीम टॉपिक्स डाल दिए, परंतु इकलौती माइनस है स्टैंडर्ड बहुत लो है. द सिलेबस इज सुपर. कंटेंट यानी सिलेबस में टॉपिक्स आर सुपर, बीन सेलेक्टेड वेरी नाइसली. द ओनली ड्रॉप इज दैट कि इन्होंने पेपर का स्टैंडर्ड बहुत लो रखा है. तो पढ़ा के मतलब वो मज़ा ही नहीं आता कि यार ये टॉपिक्स पढ़ाए. बहुत इजी है, बहुत आसान है, मतलब लॉलीपॉप है. अपने लिए बच्चों का खेला है. ठीक है ना. तुम्हारे लिए भी बच्चों का खेला है. तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम्हें लगेगा क्या पूछता है सर, क्लास के स्टैंडर्ड का 50% भी नहीं पूछता. एग्जैक्टली. लेकिन जितना तुम्हें पढ़ाऊंगा एटलीस्ट उतना तुम्हें आना चाहिए कि कभी पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर उठे तो तुम आराम से हैंडल करो. ठीक है. इनकम टैक्स में भी 2 पार्ट है. एक जो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा ना, उसको पर बेस करके इन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टॉपिक डाल दिया. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब आप समझ रहे 5 हेड्स ऑफ इनकम आना चाहिए, डिडक्शंस आना चाहिए, क्लबिंग थोड़ा बहुत, सेट ऑफ थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये टॉपिक आपसे हैंडल हो जाता है. तो पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर को बेस करके टॉपिक डाल दिया जिसका नाम डाल दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. अच्छी बात यह है कि इसी बहाने बच्चे 4th सेमेस्टर को टच करते रहेंगे. और ये पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 4th सेमेस्टर में किया नहीं था, तो यहाँ पे आपको वो करने मिल जाएगा. तो वो बहुत ही अच्छी बात है. बट माइनस ये है कि बच्चे एक ही बात बोलेंगे 4th सेमेस्टर में तो हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं थे. तब तो सत्यानाश हो गया ना इस टॉपिक का. और ये टॉपिक कैरी भी बहुत करता है, 15 मार्क्स. तो ये वाइटल है, लेकिन अभी अपने इसको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको टच करने जाएंगे तो 4th सेमेस्टर खोदना पड़ेगा. कुछ न्यू टॉपिक्स डाले हैं. रिटर्न ऑफ इनकम, नाम तो सुना होगा. असेसमेंट, टीडीएस, टीसीएस एंड फ्यू मोर. टीसीएस नहीं है, सिर्फ टीडीएस, फ्यू मोर. यहां से अपने स्टार्ट करें न्यू टॉपिक से. ये सब टॉपिक बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़े से टॉपिक है, यानी बहुत सूनर, वेरी सून विल कम टू दिस टॉपिक. जिसके लिए सब आप लोग यहाँ आए हो, जिसलिए आप लोग ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि आपको लगता है कि जीएसटी शायद बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं मुंद्रा सर, उसके बराबर शायद कोई नहीं पढ़ा पाए, ऐसा आप लोग के मन में होगा. दैट इज वाई यू हैव कम हियर. और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम वार्म अप एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ दीज टॉपिक्स. तो ये जब हम लोग ये टॉपिक्स करेंगे तो हमारी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हम लोग दूसरे को बेहतर समझने लग जाएंगे. आफ्टर दैट विल स्टार्ट जीएसटी टॉपिक. ठीक है. तो वी स्टार्ट टुडे विद दिस टॉपिक. आई होप सिलेबस की रफ आइडिया लग गई. एग्जाम में ये बहुत कम मार्क्स का पूछता है, कस्टम बहुत कम, ये ज़्यादा मार्क्स का पूछता है, ये ठीक ठाक, ये ठीक ठाक. तो लेट इट बी. अभी मार्क्स के चक्कर में पढ़ेंगे भी नहीं. अभी अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये पेटी टॉपिक्स करके वार्म अप एक्सरसाइज फिनिश करें, सो दैट वी कम टू दिस टॉपिक. ठीक है. पढ़ते समय दिमाग में इतना मत रहो कि एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा. ये सबसे पुअर पॉलिसी है. ये टीचर को सोचने दो कि इतना एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाना जाएगा. वो बैठ के होमवर्क करके आएगा. आप क्लास में बस एंजॉय करो सिलेबस को, टॉपिक को. स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम. अपनी कॉपी में जाइए और बड़े बड़े अक्षरों से टॉपिक का नाम लिखिए, इनकम टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम.
इनकम टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। एनी आइडिया? कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं? नो आइडिया? ओके। आपने कभी अपने पापा से पूछा है कि कितने पैसे कमाते हो पापा साल में? एवर डेयर्ड? पूछा आपने पापा से? पूछना मत। कोरोना काल में तो एकदम मत पूछना, मूड ऑफ हो जाएगा। मेडिसिन का काम है तो बात अलग है। और कोरोना के बाद वो तुमको ऐसे नहीं बताएंगे बिकॉज नज़र लग जाएगी इतना कमाते हैं। तो दोनों रीजन से पूछना मत। हम लोग भाई भाई भी एक दूसरे से नहीं पूछते कितना कमा लेता है। और कोई मूर्ख इंसान भूल से पूछ भी ले भाई कितना कमाता है, तो हम लोग इसको एक लुक दे के या कुछ बात घुमा फिरा के सलटा देते हैं। कोई किसी को नहीं बताता वो कितना कमाता है। ये कल्चर ही नहीं है सोसाइटी में कि कोई दूसरे से पूछे। बाप बेटे से भी नहीं पूछते। पूरे जीवन में कमाई कितना हो जाता है ये पूछने का बस एक ही मौका आया जब ससुर जी ने पूछा था भाई कितना हो जावे, तब बस सही सही बताए थे हमने कि भाई इतना हो जाता है। बस उसके अलावा हमने लाइफ में कभी किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आप कितने कमाते हो। लेकिन इनकम टैक्स वाले आपसे हर साल पूछते भैया कि भैया जी कितना कमाए इस साल। और लॉजिकल है, वो क्यों पूछेंगे? बिकॉज उन्हें आपसे टैक्स लेना है। तो दिस इज द ओनली इनकम टैक्स अथॉरिटी विच आस्क एवरी ईयर एवरी एसएससी कि इस साल आपने कितना कमाया। वो कोई मेल नहीं आता, हेलो मुंद्रा जी और इस साल कितनी कमाई हुई, ऐसा कोई मेल नहीं आता। देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो खुद बताए कि इस साल मेरी इतनी इनकम हुई है, और वो भी कंप्यूटेशन के साथ। देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी एसएससी ऑफ इंडिया कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताए कि इस साल उसने कितना कमाया है। इसमें रिलैक्स करते हुए इन्होंने ये बोल दिया कि जिनकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है वो बताओ। नहीं तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 करोड़। कहाँ 1.3 करोड़ यार, 1.3 अरब। हम लोग इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने सारे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने जाएंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो हम लोग कोई 2-3 करोड़ एसएससी है पूरे इंडिया में मिला के जो ये बोलते हैं कि हमारी इनकम सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा है, और हम लोग को जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि हम लोग ने इस साल कितना कमाया, और वो भी बताना पड़ता है फॉर्मेटिंग के साथ, और उसी फॉर्मेट को बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इनकम। यानी व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम? एवरी एसएससी जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है वो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 139(1) में ROI यानी रिटर्न ऑफ इनकम फिल करते हैं और बताते हैं इस साल मेरी 5 हेड्स में इतनी इनकम हुई, इतना मेरा डिडक्शंस है, इतना मेरा नेट इनकम है, इसमें मेरा इतना टैक्स है, इसमें मेरी इतनी रिबेट है, रिलीफ है, फाइनली मेरा टैक्स पेबल इतना है और ये टैक्स मैंने इतना ऐसे ऐसे दिया है। यानी टोटल लेखा जोखा डिपार्टमेंट को बता दो। बात क्लियर? बात क्लियर। तो व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, ये तो आपको नट सेल में समझ में आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 139(1). सेक्शन 139(1) ये बोलता है कि इन लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न भरना पड़ेगा मतलब इनकम बतानी पड़ेगी। तो किनको रिटर्न भरना पड़ेगा? आंसर, एवरी कंपनी को। लिखना मत, मैं लिखाऊंगा। एवरी कंपनी को रिटर्न भरना पड़ेगा। जिसने भी कंपनी फॉर्मेट खोल लिया है उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है, इन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। इन्होंने पब्लिक लिमिटेड खोल रखी है, इन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। मैंने फॉरेन कंपनी खोल रखी है, मुझे भी रिटर्न भरना पड़ेगा। इन्होंने कंपनी खोली है, बिजनेस शुरू नहीं किया, रिटर्न भरना पड़ेगा। इन्होंने कंपनी खोली थी, बंद कर दी, अभी लिक्विडेशन चल रहा है। यू अंडरस्टैंड लिक्विडेशन? लिक्विडेशन मतलब कंपनी क्लोजर की तरफ है, तो अभी बंद हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, बिजनेस बंद हो गया, कंपनी बंद होना बाकी है, रिटर्न भरना पड़ेगा। मैंने कंपनी खोल रखी है, एग्रीकल्चर करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ उस कंपनी में, तो कंपनी का कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। एग्रो इनकम इज एग्जैम्प्टेड।
तो कंपनी का कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, फिर भी रिटर्न भरना पड़ेगा, बिकॉज द रूल इज दैट एवरी कंपनी नीड टू फाइल आरओआई। बात खत्म, बात खत्म। दूसरा, every partnership firm need to file return of income. When we say partnership firm means LLP too, because LLP मतलब भी यही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म को भी रिटर्न भरना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ये आपको प्रॉफिट है कि लॉस है। तो सर अभी तो आप बोले थे जिनकी 2.5 लाख से ऊपर है उन्हें इनकम भरना है। इन लोगों का प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, इनकी इनकम है या लॉस है, इनको तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा। भले 10 रुपए भी इनकम हो, इन्हें तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा। इनकम हो ही नहीं, सिर्फ लॉस ही लॉस हो, तब भी रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सब नाम समझते हो आप? आई होप नाम समझते हो। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों को रिटर्न तभी भरना है जब इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो। क्या चीज कितने से ज्यादा हो? नहीं नहीं, क्या चीज? ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो। टेक्निकली बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्प्टेड सेलिंग से ज्यादा हो। आप एग्जेम्प्टेड सेलिंग सुने होंगे नाम, कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है उन्हें टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन में जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर होती है उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और वेरी सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है उन्हें रिटर्न भरना, उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सेलिंग। यानी मैं रिटर्न भरूंगा यदि मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो, मेरे पापा रिटर्न भरेंगे यदि उनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो, और मेरे दादाजी रिटर्न भरेंगे यदि उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो। डिपेंड्स एज ऑफ द पर्सन। तो इसलिए 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो यदि आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड सेलिंग से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, मैंडेटरी। यहां तक तो क्लियर? कुछ और बात करें, कुछ और बात करें। इसके अलावा कोई ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, आप सब वर्ड समझते हो? ऑर्डिनरली रेसिडेंट, अरे हाँ ना बोल सकते हो कुछ भी। जो सेक्शन 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 182 डेज इन इंडिया और 60 प्लस 365 डेज इन इंडिया, प्लस सेक्शन 6(6) की कंडीशन सेटिस्फाई करता है 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और 7 साल में 730 दिन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में रहा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट। याद आया? तो कोई ऑर्डिनरली रेसिडेंट जो कि फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी ओन करता है, या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट ओन करता है, या फॉरेन में कोई सिग्नेटरी है, मतलब साइनिंग अथॉरिटी है उसकी फॉरेन में, तो लॉ बोलता है भाई तुम रहता तो हमेशा इंडिया में है, तूने दुबई में प्रॉपर्टी क्यों ले ली, सिंगापुर में तुमने बैंक अकाउंट क्यों खोला, और यदि तुमने सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोला है मतलब ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत पैसे वाले हो, तो कम से कम रिटर्न तो भर दो। टैक्स देना है नहीं देना बाद में सोचेंगे, रिटर्न भर दो। तो एवरी ऑर्डिनरली रेसिडेंट जिसका फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया हुआ है, या फॉरेन में कोई अकाउंट में वो सिग्नेटरी यानी कोई बैंक अकाउंट खोल रखा है, तो भैया उन लोगों के लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यहां तक लिया? कुछ बातें और है, पहले यहां तक नक्की करो, दिमाग में डाल दो। व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम? क्लियर? ये एवरी बंदे को ये बताना पड़ता है कि इस साल मैंने कितने रुपए कमाए, उसके लिए उसको डिपार्टमेंट को एक रिटर्न भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म अलग अलग है, जिनकी सैलरी इनकम है उनके लिए छोटा फॉर्म है, जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए मोटा फॉर्म है, जो कंपनी है उनके लिए और मोटा फॉर्म है, तो इट वेरीज। तो फॉर्म भी अपना कभी देख लेंगे ऑनलाइन। हाँ, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो किसको रिटर्न भरना पड़ेगा? तो एवरी कंपनी नीड टू फाइल रिटर्न, एवरी पार्टनरशिप फर्म LLP नीड टू फाइल रिटर्न, every ordinarily resident who is having a foreign account or foreign property need to file a return,
Apart from that, every individual HUF, AOP, BOI, AJP whose gross total income, I repeat, gross total income exceeds exempted ceiling, they need to file return. टैक्स में क्या होता है ना, टैक्स एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने की चीज़ है यदि वास्तव में टैक्स पढ़ना है तो, और खाली एग्जाम पास करना है तो ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, जैसे पढ़ना है पढ़ लो। लेकिन यदि टैक्स पढ़ना है तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ है, इसलिए बिकॉज इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक मैंने जितने भी वर्ड बोले उसमें से आप एक को भी स्किप नहीं कर सकते, यू कैन चेक इट, है ना। यहाँ पे मैंने ग्रॉस टोटल इनकम बोला है, तो हियर इट इज ओनली ग्रॉस टोटल इनकम। यदि आप एग्जाम में भूल के लिख के आ जाते हो टोटल इनकम, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि टोटल इनकम अलग चीज़ है, ग्रॉस टोटल इनकम अलग चीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज GTI। आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS, इन सबको जोड़ के जो आती है उसमें होता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसके बाद चैप्टर 6 से के डिडक्शंस मिलते हैं, जिसको आपने नाम बोला है ATC, ATCCC, ये सब नाम दिया आपने, वो दवा दारू क्या क्या आपने नाम दिया है ना। तो ये सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आती है टोटल इनकम। टैक्स आपको ये देना है, यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना, राइट। लेकिन राधे मेरा किताब ला के देना इनकम टैक्स का। लेकिन आपको रिटर्न तब भरना है जब आपकी GTI 2.5 लाख से ज़्यादा हो। आई रिपीट, टैक्स आपको तब देना है जब आपकी ये इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन आपको रिटर्न तब भरना है जब आपकी ये इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। तो सपोज एक बंदा है जिसकी सैलरी इनकम है 25,000 रुपया महीना, 3 लाख रुपया कमाता है, सारी टैक्सेबल सैलरी 3 लाख रुपया है। अब 3 लाख रुपया आ गया, अब उसमें से उसने ATC में डिडक्शंस क्लेम कर लिया, अब उसकी टोटल इनकम हो गई 2 लाख। 2 लाख पे टैक्स होता है 0, कोई टैक्स देना ही नहीं है उसको। फिर भी हमारे मोदी जी बोलेंगे भैया रिटर्न तो भर दो, टैक्स देना है नहीं देना है कोई बात नहीं। यानी ऐसा मत सोचो कि जिसको टैक्स देना है वो रिटर्न भरो ना, इस बंदे को टैक्स नहीं देना फिर भी इसको रिटर्न भरना है। तो हियर द वर्ड इज GTI नॉट TI। कॉपी में जाइए, इतना लिखिए, हैव द हेडर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1) बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड से देख लो भले आप। सेक्शन 139(1), ठीक है। पहला सेंटेंस, फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। Number 1. Number 1. Every company. Every company. Number 2. Every partnership firm or LLP. Every partnership firm or LLP. Number 3. Every ordinary resident, if he holds a signing authority, if he holds any signing authority in any account located outside India. If he holds signing authority in any account located outside India, or having financial interest in any entity located outside India,
having financial interest in any entity located outside India. शेयर मार्केट करते हो? शेयर मार्केट अच्छे बच्चे। लेकिन यदि आपने फॉरेन कंपनी में शेयर खरीद लिए, सपोज आपने अमेजोन के शेयर खरीद लिए, बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत रिटर्न देती है, आपने फेसबुक के शेयर खरीद लिए, वेरी फैबुलस कंपनी, तो इन सब कंपनीज में आपने शेयर खरीद लिए, तो लॉ बोलेगा भैया यू होल्ड्स व्हाट, लुक एट द लैंग्वेज, यू हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी located outside India, so you need to file return of income. Take number 4. Number next. Any individual HUF, AOP, BOI, AJP, जिसका फुल नेम नहीं पता हो लिख लेना। हाँ, मैंने बोला इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। AJP मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हो गया? Any individual HUF, AOP, BOI, AJP whose GTI exceeds exempted selling, whose gross total income exceeds exempted selling, exempted selling के बाजू में लिखिए 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ब्रैकेट क्लोज, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख was in bracket close, whose exempted selling, sorry, whose GTI exceeds exempted selling, that's all. ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया उतना मैंने लिखा दिया। आई होप याद हो गया। हाँ, एक बार देख लो, कोई मन में क्वेश्चन ना हो। GTI कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तुम्हारे सामने GTI है, देख लो। ओके, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक पिक्चर है, कभी फुर्सत हो तो देखना, रेड देखा है क्या? अजय देवगन? नहीं, ये सब पिक्चर नहीं देखते। उसमें गांव में जाके एक चौधरी टाइप का इंसान है जो रहता है, और ऐसे ही हीरो को लगा, हीरो वॉज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसको लगा कि यार इनके पास कुछ हिडन प्रॉपर्टीज है, कहीं से खबर लग गई उसको, तो बंदे ने रेड मार दी। और ऐसा वो मूवी स्टोरी नहीं है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी है वो। और वो मूवी है इंदिरा गांधी के समय की, अराउंड 1979 के अप्रॉक्स में। तो 1979 में उस बंदे को वहाँ पे पता था कि इन लोग के पास कोई 420 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। उस समय था 420 करोड़, मतलब अभी आप समझ लो 1000 नहीं, उस समय सोना था 500 रुपया, अभी है 45,000, तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर, तो 4 करोड़, कितना बोला था मैंने? 420 करोड़ में 2 जीरो और बैठा दो, 42,000 करोड़ का प्रॉपर्टी था उनके पास। और वो प्रॉपर्टी उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताई। तो ये इंडिया का ट्रेडिशन है, कल्चर है कि लोग कमाते हैं, डिपार्टमेंट को नहीं बताते। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारे आजू बाजू में ही हैं, फैमिलीज में ही हैं, जो 40-50 लाख रुपया कमाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताते। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न तक नहीं भरते। रिटर्न भरना उनके लिए ज़रूरी है जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, और वो 50 लाख कमाते हैं, रिटर्न ही नहीं भरते। ऐसे भरे पड़े हैं हमारे गली मोहल्ले में लोग। इन दिनों में थोड़े कम हुए हैं, लेकिन पहले से बहुत है।
तो डिपार्टमेंट के ऊपर कांस्टेंट प्रेस है। तुम ऐसे समझ लो ना कि हमारे देश की पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़, पता 130 करोड़ तो मिनिमम है, उसमें से इनकम टैक्स में एसएससी है सिर्फ 3 करोड़, यानी सिर्फ इंडिया के 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। अब बात ये लोग बोलते हैं हमारी इनकम नहीं है। हाउ इट कैन बी? मतलब डेफिनेट है कि लोग पैसे छुपा रहे हैं। तो इस चीज से परेशान होकर लॉ ने अपने आप को और टाइट किया, और लॉ ने कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि एक बार रिटर्न तो भरो भैया। इन ये सब लोग कौन कौन लोग लिखिए, अपार्ट फ्रॉम अबब इन लोगों को भी रिटर्न भरना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम अबब फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न। Number 1, any person whose electricity consumption is more than 1 lakh per annum. Any person whose electricity consumption is more than rupees 1 lakh per annum. अब जो साल में 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और यदि ये बोलता है कि मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो इट्स सरप्राइजिंग। तो इन्होंने ऐसे पकड़ लिया। अब आप समझ लो आप 50 लाख रुपए कमाते हो तो डेफिनेटली आपके घर में 2-4 एसी लगी हुई है, और 2-4 एसी लगी हुई है तो हर हाल में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन साल में 1 लाख के ऊपर चला ही जाएगा। साल में 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है और रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो आप बोलेंगे उनको कैसे मालूम पड़ेगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है? मेरा जितना है हम नहीं बताएगा। तो ये भूल तो करना मत, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल में बैठे लोगों को एक एक घर का पता है कि आपके घर में कितनी बिजली का बिल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले उन्हें फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जिन जिन का साल में 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है खबर भेजो हमें। तो वहाँ से उनके पास खबर जा रही है, आपने रिटर्न नहीं भरा तो आप लंबा चपेट में आओगे। तो इस तरीके से एक उन्होंने बड़ा मेजर निकाला जिससे लोग पकड़े जाएंगे। 1 दिन। दूसरा, नंबर 2, जिन्होंने भी फॉरेन ट्रेवल की है या करवाई है और फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है। फॉरेन ट्रेवल कर सकता है, गरीब आदमी है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, फिर हज यात्रा पे गया, हो सकता है, लेकिन वहां पे 2 लाख रुपया क्यों लगेंगे? तो 2 लाख रुपया से ऊपर का फॉरेन ट्रेवल यदि आपने किया है या करवाया है, इधर यू डिड योरसेल्फ और यू स्पॉन्सर्ड, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख रुपया का ऊपर फॉरेन ट्रेवल या तो आपने किया है या फिर आपने करवाया। जैसे मैं फॉरेन में नहीं गया, मैंने अपने बेटे को भेज दिया, भाई फॉरेन ट्रेवल करके आ जा, तो लॉ बोलेगा भैया आपने अपने बेटे को स्पॉन्सर किया ना, 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया ना बंदे ने, हाँ तो रिटर्न भरो भी। तो इस तरीके से जो लोग ब्लैक मनी बना रहे थे अब सब का सब सामने आएगा। ये प्रोविजन साल भर पहले ही आया है। देखिए, एनी पर्सन हु मेड और स्पॉन्सर्ड, एनी पर्सन हु मेड और स्पॉन्सर्ड expenditure on foreign travel, expenditure on foreign travel in aggregate exceeding 2 lakh, मैंने फॉरेन ट्रेवल वर्ड यूज किया ना, चेक करो, हाँ ठीक है, exceeding 2 lakh। साल में 2 लाख या उससे ऊपर की आप फॉरेन ट्रेवल पे खर्च करते हो अपने लिए या किसी के लिए साल भर में मिला के, तो रिटर्न भर दो। नंबर 3, अ पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट, अ पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन एग्रीगेट exceeding 1 crore, exceeding 1 crore in a bank or cooperative bank, in a bank or cooperative bank,
तो यदि आप, अच्छा करंट अकाउंट मैंने बोला नहीं ना, इन अ करंट अकाउंट, इन अ करंट अकाउंट, तो जिनकी किसी भी करंट अकाउंट में साल का 1 करोड़ से अधिक का डिपॉजिट है, और वो बंदा ये बोलता है मेरी इनकम 2.5 लाख नहीं है, तो लॉ बोलेगा भैया आ जाओ रिटर्न भर दो, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जिनका ये तीन डेटा आपको याद हो गए, और जिनका करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सीडिंग 1 करोड़, जिनका फॉरेन ट्रेवल पे खर्च एक्सीडिंग 2 लाख, और जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग 1 लाख। ये आपके फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछेगा। डेटा भी याद रखना है, रीजन भी याद रखना है। तीनों में वर्ड है इन एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना करेंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट एफडी अकाउंट से मतलब नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फॉरेन ट्रेवल खुद करे या किसी और की स्पॉन्सर करे तब भी आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी साल भर का 1 लाख से ज़्यादा। तीनों में इक्वल टू वर्ड नहीं है, तीनों में वर्ड क्या, मोर देन 2 लाख, मोर देन 1 लाख। तो यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जैक्टली 1 लाख है तो आपको रिटर्न नहीं भरना, और 1 लाख 1 रुपए है तो आपको रिटर्न भरना है। बात क्लियर? फाइन। तो एक क्वेश्चन की तैयारी हो गई कि किन किन के लिए रिटर्न भरना जरूरी है। एक बार आप बोलोगे साथ साथ, इन लोगों के लिए रिटर्न भरना जरूरी है। नंबर 1, नहीं, शुरू से, एवरी कंपनी। हाँ, पीछे नहीं जाना पड़ता मैडम, एक बार वापस पलटो, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। ये ज्ञान के लिए ही हम लोग टीचर हैं। आपने कभी क्यूएसआर का नाम सुना है? नहीं, आप एमबीए कर रहे हो मैडम। आई होप आपके एमबीए के टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको पहली क्लास में इसके बारे में बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप सुनते रखना। दिस इज क्यूएसआर, नाम सुना है? क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग मतलब आप पर मिनट कितना पढ़ते हो, इसकी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स पढ़ लेते हो। ठीक है, ये एक तरह का गेम समझ लो आप इसे, जिसे हर हाई क्लास स्टडीज़ अप्लाई करती है कि हमारे स्टूडेंट्स कितना फास्ट पढ़ते हैं। पहले वो बच्चे की स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने से अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें ये बोला जाता है कि आप स्टॉप वॉच लाते हैं, चलना पढ़ना शुरू करिए। वो बुक्स भी अलग तरह की होती है, उसमें वर्ड्स काउंटिंग चलती रहती है साइड में। मतलब जैसे आपने 7 लाइन पढ़ी तो हर लाइन के बाजू में दिया हुआ है कितने वर्ड्स हुए, तो मोटा मोटी आपको मालूम पड़ गया कि आज आप 1 मिनट में 100 वर्ड पढ़ पाते हो। अगले दिन फिर आपका भी टारगेट रहेगा कि मेक इट 105, मेक इट 110, और ऐसे पढ़ते हैं। और इस पढ़ने का एक फंडामेंटल नियम है कि आप पीछे जाते नहीं देख सकते, क्योंकि यदि पीछे जाते दोबारा देखना अलाउ हो गया तब तो कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहली बार तो टीचर बोले चलो 1 मिनट में कितना पढ़े, बोलो क्या मतलब समझे, तो भाई मतलब तो ध्यान नहीं दिए, हम तो सिर्फ पढ़ रहे थे, तो हंसी के पात्र बनोगे। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ध्यान भी देने की आदत आ जाएगी। फिर विद इन 10 डेज मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सिर्फ 10 डेज का कोर्स। पीछे जाके पलटना मना है। यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, लेकिन आप पीछे मत पलटिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। चलो फाइन। तो अपने बात कर रहे थे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। लेट्स हैव अ रीकैप। वीडियो वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान रखना, पीछे जाके देख के बोलोगे तो क्या फ़ायदा। पहली बात कि एवरी कंपनी को रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को रिटर्न भरना पड़ेगा। तीसरा, एवरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका, नहीं वो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। एवरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका, मैं भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ, मुझे रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास एक फॉरेन में प्रॉपर्टी है देन इट्स अ बिग डील। कि आपके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है, यू आर अ साइनिंग अथॉरिटी इन अ फॉरेन अकाउंट, whatever, you have a signing authority in a foreign account, or you have a finance signing authority in an account, oh yeah, you have a financial interest in a foreign entity,
तीन चीज, फॉरेन में प्रॉपर्टी, साइनिंग अथॉरिटी इन अ फॉरेन अकाउंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ फॉरेन प्रॉपर्टी. इफ यू हैव ईदर ऑफ द थ्री, यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. इसके अलावा एवरी पर्सन जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है साल का, रिटर्न भरना पड़ेगा. एवरी पर्सन जिसका फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्च हुआ है इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा. जिसका करेंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ इन एग्रीगेट, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा. इन सब के अलावा कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी जिनकी जीटीआई 2.5 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो रिटर्न भरना पड़ेगा. खत्म. बात क्लियर? तुम्हें क्या लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 3 करोड़ रिटर्न आते हैं, बोलो जी इन सबको पढ़ते भी है क्या? हाँ, तो आंसर ये सारे रिटर्न है ना सॉफ्टवेयर में आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो डिपार्टमेंट को पढ़ना नहीं पड़ता. आप इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके आपको बता देगा आपका टैक्स कितना है. तो सारे के सारे रिटर्न प्रोसेस होते हैं बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर. चलो, तो एक क्वेश्चन का आज आपको आंसर मिल गया, हु नीड टू फाइल रिटर्न. दूसरी बात करते हैं, टाइम लिमिट. कब तक रिटर्न भरना है? रिटर्न कब तक भरना है? तो इसके लिए हमने एसएससी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ब्रॉडली. एक जिनकी ऑडिट कंपलसरी है, ऑडिट नाम तो सुना होगा, हाँ सर सिलेबस में ना, तो ऑडिट कंपलसरी है. और एक वो जिनकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है, नो ऑडिट रिक्वायरमेंट. तो जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उन्हें रिटर्न भरना है 31 अक्टूबर तक, और जिनकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है उनको रिटर्न भरना है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर. आई होप आप असेसमेंट ईयर वर्ड समझते हो. तो सपोज हमारा प्रीवियस ईयर है 2021-22, तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 2022-23. तो इस साल का रिटर्न हमें कब तक भरना है? 31 जुलाई 22 तक या 31 अक्टूबर 22 तक, डिपेंडिंग मेरा ऑडिट कंपलसरी है या मेरा ऑडिट कंपलसरी नहीं है. हाँ, दैट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न. यदि आप रिटर्न इस टाइम लिमिट तक भर दो तो बल्ले बल्ले. यदि आप रिटर्न लेट भरते हो तो आपको थोड़ा बहुत लेट फीस देना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत पेनल्टी ला देंगे, और क्या है. तो ये है ऑडिट की, ये है रिटर्न की टाइम लिमिट. कुछ पूछना है? नहीं, मुझे पूछना है. बताओ किस लिए ऑडिट कंपलसरी है? बड़े बड़े, व्हाट इज बड़े बड़े? एग्जैक्टली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बड़े बड़े? नहीं पढ़ा हुआ है तुम्हारा, इसलिए मैंने पूछा. तुम्हारे 4th सेमेस्टर में सिलेबस में था. सर ऐसे मत पूछिए. अच्छा नहीं, तो चलो तुम्हें बड़े बड़े का डेफिनेशन दे देता हूं. जिनका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, 1 करोड़ से ज्यादा हो, और जिनका प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो, वो हो गए बड़े बड़े. जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो या प्रोफेशन की रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो, उनके लिए ऑडिट कंपलसरी है. और जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए रिटर्न भरने की डेट है 31 अक्टूबर, अदरवाइज 31 जुलाई. टू बी नोटेड, कंपनी को तो ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, तो कंपनी का तो बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर. ठीक है. इस रिगार्ड में तुम्हें एक और बात बता दूं, 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना है और 1 महीने पहले यानी 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है. तो 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो और 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरो जिनकी ऑडिट कंपलसरी है. और जिनको ऑडिट करानी नहीं उसका तो बात खत्म हो गया 31 जुलाई. तो हमारे घरों में 31 जुलाई के दिन बहुत लोड रहता है क्योंकि हम लोग
50 लाख का ग्रॉस रिसीट दिखाते नहीं है, हम लोग 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर मैनेज कर लेते हैं, तो फिर 31 जुलाई को हमारे यहाँ काफ़ी चाप रहता है रिटर्न भरने का। ये भी बहुत पॉपुलर डेट है, ठीक है। देखिए, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न, colon, point number 1, person whose audit is compulsory, person whose audit is compulsory need to file return, need to file return on or before 31st October, 31st October. Number 2, other person can file return by 31st July. Other person can file return on or before 31st July. On or before 31st July. Stop. यहाँ तक क्लियर? अब इसमें एक हल्क, अच्छा ये भी बात लिख लो ना पहले, नोट, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड 1 month बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न. Audit report must be submitted on or before due date of return. वापस से बोलूंगा, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड within 1 month, within 1 month before due date of return. Within 1 month before due date of return, that is 30th September of assessment year. That is 30 September of assessment year. यहाँ तक क्लियर? 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है और 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न भरना है. चलो, बहुत अच्छी बात है. अब एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी ऑडिट कंपलसरी है, ठीक है, तो उसके पार्टनर्स भी रिटर्न 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं. आई रिपीट, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी ऑडिट कंपलसरी है, तो आपको पता है जब तक पार्टनरशिप फर्म की इनकम तय नहीं होगी तब तक पार्टनर्स की भी इनकम तय नहीं होगी. तो पार्टनरशिप फर्म की यदि ऑडिट कंपलसरी है तो फर्म के लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर और उसके सारे पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट हो गई 31 अक्टूबर, सारे पार्टनर्स के लिए. अब समझो, वापस से समझो, एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, या एबीसी एंड कंपनी, नाम बताओ, प्रिया, वी, वंशिता एंड मेरा नाम. बैठता नहीं, यार होता तो बढ़िया रहता, नहीं, वट एवर. तो वी थ्री आर द पार्टनर, पीवीएस पार्टनर. एंड इसमें हम लोग की पर्सनल इनकम है, सपोज प्रिया की 10 लाख, वंशिता की 12 लाख, मेरी 8 लाख. हम लोग की पर्सनल इनकम इतनी कम है, लेकिन फर्म का टर्नओवर 20 करोड़ है. अब फर्म के लिए ऑडिट कंपलसरी है, राइट. हमारा तो टर्नओवर बहुत कम है, हमारी इनकम भी बहुत कम है. हम, इनकी भाषा में, बड़े बड़े लोग नहीं है. फर्म बड़े बड़े लोग है, हम बड़े बड़े लोग नहीं है. फर्म की ऑडिट कंपलसरी है, हमारी ऑडिट कंपलसरी नहीं है. फर्म इनकम टैक्स में अलग एसएससी है, हम लोग इनकम टैक्स में अलग एसएससी है. दूसरी भाषा में फर्म का पैन अलग है, हम लोग का पैन अलग है. तो इनकम टैक्स में ये अलग एसएससी, ये अलग एसएससी है, इसकी ऑडिट कंपलसरी है. ये रिटर्न 31 अक्टूबर तक भरेगा, ऑब्वियस सी बात है. हम लोग रिटर्न कब तक भरेंगे? तो लॉ ने बोला जिस पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कंपलसरी है उस पार्टनर्स के सारे उस फर्म के सारे पार्टनर रिटर्न भरेंगे 31 अक्टूबर तक. बात क्लियर? अब ये लॉ आप कंपनी में मत लगा देना,
यदि कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है तो कंपनी के सारे मेंबर्स भी लेट रिटर्न भरेंगे। ना 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 ना, दिस इज ओनली फॉर फर्म, नॉट फॉर कंपनी। बात क्लियर? कॉपी में चाहिए, देखिए। इफ अ फर्म नीड्स ऑडिट, if a partnership firm needs audit, then its all partner can file return till 31st October of assessment year. Its all partner can file return till 31st October of assessment year. Fine. आपने ये कर लिया, किनको रिटर्न भरना है, कब तक रिटर्न भरना है, रिटर्न के अंदर क्या होता है ये हमने नहीं सीखा, सिलेबस में भी नहीं है। रिटर्न के अंदर ब्रॉड आइडिया है हमारे पास, 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, डिडक्शंस होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स होता है, सब होती है डिटेल्स। एक बार अपने सौकिया नेक्स्ट क्लास में रिटर्न खोल के देखेंगे कैसा रिटर्न होता है। हाँ, ई फाइलिंग, हैव यू डन दैट? ओके ओके, हाँ वो तुम्हारे तो आईसीए में सिखाएगा भी ना, यू नेवर डिड। ठीक है, अपने क्लास में करेंगे, 5 मिनट का काम है। चलो फाइन, आपने कर लिया किसको रिटर्न भरना है, कब तक रिटर्न भरना है। नेक्स्ट बात, बिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, सेक्शन 139(3). ये क्या था? सेक्शन 139(1). जो करने जा रहे हैं वो क्या है? लॉस रिटर्न। व्हाट इज लॉस रिटर्न? यदि किसी बंदे को लॉस हो जाए तो क्या उसको रिटर्न भरना है? क्या बोलते हो? सपोज इस साल कोरोना में स्टूडेंट आए नहीं, अपना प्रीमाइसेस ही इतना बड़ा कि उसका डेप्रिसिएशन इतना हो जाता है कि अपना लॉस हो गया, इस साल बुक्स में लॉस हो गया, तो बताओ रिटर्न भरूं या नहीं भरूं? फोर्थ सेमेस्टर तुम लोग बहुत गंदा ढंग से पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, लॉस रिटर्न तो नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, आपने नाम सुना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? नाम सुना है? हाँ, यदि इस साल का लॉस है तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो कोरोना में अपना साल में लॉस हो गया, 2020 में लॉस हो गया, 2021 में लॉस हो गया, कोई बात नहीं, 2022 तो अपना है, उसमें तो कमाएंगे। सपोज हमने 2020 में लॉस खाया, 10 लाख का, 2021 में लॉस खाया 10 लाख का, और 2022 में हमने सब धो दिया, 50 लाख कमा लिए। हाँ, तो बताओ 2022 में कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50 -10 -10, हाँ 30, यानी ये दोनों लॉस ऐसे सेट ऑफ हो जाएंगे। हाँ, अच्छा बताओ इनकम टैक्स तो ऐसे सपना आएगा या आपके पिछले 2 साल में लॉस था? हाँ, मोदी तो रात में सपना आएगा कि मुंद्रा तो 10 लाख का लॉस हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर बताना पड़ेगा कि मेरा इस साल लॉस हुआ है, कैसे बताऊं? रिटर्न भरो। तो जिनको भी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना है वो रिटर्न भरो। तो मेरा लॉस है, मेरे को रिटर्न भरना मैंडेटरी है क्या? नहीं, तुम्हारा मर्जी, भरो तो भरो, नहीं तो मत भरो, लेकिन यदि कैरी फॉरवर्ड करना है तो भरना पड़ेगा। तो भैया किसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना? सभी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो प्रैक्टिकली जिनको लॉस हो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। बात क्लियर? क्योंकि यदि आप लॉस रिटर्न भरेंगे नहीं तो डिपार्टमेंट को मालूम कैसे पड़ेगा आपको लॉस हुआ है? और यदि डिपार्टमेंट को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको लॉस हुआ है तो आपको कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी कैसे देगा? इसलिए जिन जिन को भी लॉस रिटर्न है उनको रिटर्न भरना पड़ेगा और टाइमली भरना पड़ेगा। बिकॉज लॉस रिटर्न यदि आप बिलेटेड भरते हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता, तो पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपको रिटर्न भरना था 31 जुलाई को,
आपने रिटर्न भरा 7 दिसंबर, भूले पड़ के लेट भरा, तो लॉ बोलेगा भैया अब आपका ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो फिर भरने का फायदा ही क्या हुआ। इसलिए लॉस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड टाइमली। सेक्शन 139(3) वैसे तो लॉस रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन जिन को लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है उनको तो लॉस रिटर्न टाइमली भरना पड़ेगा। बात क्लियर? इसको और अच्छे से बताता हूं, इसको और फॉर्मली बताया जा सकता है। दो तरीके से क्लास चलती है। एक पहले इनफॉर्मल नॉलेज दिया जाता है। जब मैं चेयर पे बैठ के पढ़ाऊं रहा हूं ना, तो समझ जाओ पक्का ये इनफॉर्मल बोल रहा है, ठीक है। इनफॉर्मली पहले नॉलेज दी जाती है, उसके बाद फॉर्मल उसको कन्वर्ट किया जाता है। इनफॉर्मल बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट बैठता है, और फॉर्मल बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये लिख के आना है। तो दोनों का बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। इससे ये नहीं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं, और ये बताऊंगा तभी जाकर आपको आइडिया लगेगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो लॉस रिटर्न को लेके फॉर्मल नॉलेज ये है कि कंपनी को तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, फर्म को तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ओआर जिसके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है, फॉरेन में साइनिंग अथॉरिटी है, फॉरेन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उनको तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा, लॉस रिटर्न हो या प्रॉफिट रिटर्न हो। इसके अलावा कोई भी पर्सन जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा है, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया, या करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया, उसको तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसके अलावा और कोई बंदा है तो यदि उसको कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना है तो उसको लॉस रिटर्न भरना पड़ेगा, और लॉस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड टाइमली। नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। बात क्लियर? और कॉपी में जाते हैं, थोड़ा सा इसको और पॉलिश करूंगा। यहां पे पहले इतना लिखते हैं। अ कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, एसेट्रा। अ कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, एसेट्रा, who need to file compulsory return. A company, a partnership firm, etc. etc मतलब ये दोनों कवर हो जाए, हाँ, दोबारा लिखने का मतलब नहीं था। A company, a partnership firm, etc. who need to file compulsory return, who need to file compulsory return should file loss return also. Should file loss return to TWO. Should file loss return to. Stop para change. Apart from above. Apart from above. Other SEC. Apart from above, comma. Other SEC need to file loss return. Need to file loss return to claim carry forward of losses. Apart from above, comma, other SEC need to file loss return to claim carry forward of losses. Stop, para change. As per section 70, एज पर सेक्शन 70 नहीं 80 है। एज पर सेक्शन 80 कॉमा सेक्शन 80 में जाके ये बोला हुआ है, सेक्शन 80 सेट ऑफ द लास्ट सेक्शन है, उसमें ये बोला हुआ है, ये देखो 5 हेड ऑफ इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईफॉस। ठीक है, थोड़ा सा सेमेस्टर 4 में जा रहा हूं। सैलरी हेड में लॉस होता ही नहीं है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है और इसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है, लेकिन इसके लिए टाइमली रिटर्न भरने की दरकार नहीं है।
लेट रिटर्न भरोगे तब भी ये लॉस कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। इसके अलावा पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी मिलेगा जब आप रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे और वो भी टाइमली। आपको पता है पीजीबीपी में स्पेकुलेशन लॉस था, नाम सुना होगा, वो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है जब आप रिटर्न टाइमली भरते हो। कैपिटल गेन का लॉस भी तभी कैरी फॉरवर्ड मिलता है जब आप रिटर्न टाइमली भरते हो। आईफॉस में दो तरह की लॉस होते हैं, एक एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लॉस, इसका भी कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है जब आप रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली भरते हो। आईफॉस के जो अदर लॉस होते हैं ना, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये मैंने तुम्हें कैरी फॉरवर्ड चैप्टर 30 सेकंड में पढ़ा दिया। ये सैलरी में तो लॉस हो रहा ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड की बात कहाँ से आ गई? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और कैरी फॉरवर्ड होने के लिए रिटर्न ऑफ इनकम भरना तो जरूरी है, लेकिन टाइमली भरना जरूरी नहीं है। पीजीबीपी का लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है और रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है, टाइमली भरना जरूरी है। स्पेकुलेशन लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है, टाइमली भरना जरूरी है। कैपिटल गेन 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, रिटर्न भरना जरूरी है, टाइमली भरना जरूरी है। आईफॉस में एओएमआरएच का लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है, टाइमली भरना जरूरी है। अदर सोर्सेज में और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। यानी आपने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दे तो बात की कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी होता है जब वो रिटर्न टाइमली भरा जाता है। बात क्लियर? यही मैं लिखाने जा रहा हूं। हमने क्या लिखा अभी तक? पैराचेंज एच प्लस एच एन 80 कॉमा losses can be carried forward only if return is filed timely. Except loss under the head income from house property. Except loss under the head income from house property. Therefore, loss return must not be belated return. Therefore, loss return must not be belated return. पक्का हो गया मेरा सेक्शन का नाम लिख लिया था 139(3). नहीं, मैं तो लॉस रिटर्न करा रहा हूँ ना, टॉपिक 9 नहीं 3। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, मैं कितनी बार रिपीट करूँगा मैं ही जानता हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो भी गई आपकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये कॉपी में तो मैं फॉर्मेलिटी में लिखाता हूँ, अल्टीमेटली तो सब आपकी आत्मा में डालूंगा। बहुत दिन मस्ती कर लिए तुम लोग, वीडियो वालों अब मस्ती मत करना भाई, अब तो अच्छे से पढ़ लो। तो अभी तक जितना किया एक छोटा सा रिकैप और ले लेते, व्हाट वी डिड। 30 सेकंड लगेंगे। रिकैप में लोगों को लगता है टाइम बहुत जाती है, लेकिन रिकैप में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और पढ़ाई शानदार होती है। पहली बात कि रिटर्न किसको भरना मैंडेटरी है, तो एवरी कंपनी, एवरी पार्टनरशिप फर्म, एवरी ओआर जिसके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है, फॉरेन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख से ज़्यादा कंजम्पशन करता है, जो फॉरेन ट्रेवल करता है 2-2 लाख से ऊपर की, और जो करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करता है, उन लोगों के लिए रिटर्न भरना जरूरी है। अपार्ट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP जिनकी GTI 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है, उन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। पैरा चेंज। रिटर्न भरने की टाइम लिमिट जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए 31 अक्टूबर, और जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है उनके लिए 31 जुलाई। जो ऑडिट भरेंगे उनको 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। पैरा चेंज। लॉस रिटर्न सेक्शन 139(3). 139(3) में हमने किया कि
जिन जिन के लिए रिटर्न भरना जरूरी है उनके लिए लॉस रिटर्न भरना भी जरूरी है। तो कंपनी फर्म एक्सेट्रा तो लॉस रिटर्न भरना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी जिनको 2.5 लाख के बाद रिटर्न भरना था उन लोगों के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया यदि लॉस है तो रिटर्न भरना चाहो तो भरो, नहीं तो मत भरो, लेकिन ध्यान रखना कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करना है तो रिटर्न टाइमली भरना पड़ेगा, रिटर्न टाइमली भरना पड़ेगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता यदि आपका रिटर्न लेट हो गया तो। ठीक, तो अगला टॉपिक आ गया 139.4। टॉपिक का नाम है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139.4 क्या बोल रहा है भैया? देखो, रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। और हमारे लोगों का एक कल्चर है, हम लोग लास्ट मोमेंट पे ध्यान आता है हमें, हम लोग ओवर बिजी है सब, कोई काम हो या ना हो, पैसे कमाता हो नहीं कमाता हो, 4 बिजनेस हो या कोई बिजनेस नहीं हो, हम लोग में से सब के सब ओवर बिजी है। हाँ, एक 5 साल का बच्चा, उसको बोलो बाबू एक कोर्स चल रहा है जाके ज्वाइन कर ले, टाइम किसके पास है? राइट। तो हम लोग सब के सब बिजी है। तो ऐसे में हम लोग रिटर्न टाइमली नहीं भर पाते, सीधी सी बात है। और यदि रिटर्न लेट हो गया तो क्या लेट रिटर्न भर सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप लेट रिटर्न भर सकते हो। आप यदि टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, आप टाइम लिमिट के बाद रिटर्न भर दो। इस टाइम लिमिट तक रिटर्न नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, आप टाइम लिमिट के बाद रिटर्न भर दो। यदि आप इसके बाद रिटर्न भरते हो तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? बिलेटेड रिटर्न। अरे भैया मेरा बर्थडे था 5 अक्टूबर को, आप आए 7 अक्टूबर को, आपने बोला हैप्पी बर्थडे सर, मैंने बोला थैंक यू। तो दूसरे ने बोला अच्छा सर आपका बर्थडे था, मैंने बोला हाँ, बोला हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। तो ये तो बहुत कल्चर है हमारे यहाँ, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तो ये बिलेटेड वर्ड वहीं आया है कि यदि आपने टाइमली नहीं भरा तो लेट भर दो। राधे, मेरा ROI का फाइल मेरे को व्हाट्सअप कर, ठीक है? तो यदि आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा तो कोई बात नहीं, आप बिलेटेड भर दो। तो बिलेटेड भी कब तक भरे? मेरा बर्थडे 5 तारीख को था, आप मेरे को 7 तारीख को मिले, आपने मेरे को बोला हैप्पी बर्थडे सर, इट साउंड्स गुड। आप मेरे को 17 तारीख को मिले और बोले हैप्पी बर्थडे सर, इट साउंड्स ओके, थैंक यू। आप मेरे को 17 दिसंबर को मिले, आप मेरे को बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे सर, मैंने बोला कौन सा आने वाला थी तो कौन सा ये तो, और आप मेरे को 17 फरवरी को मिल रहे हो अगले साल की, आप मेरे को बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे सर। नाउ इट्स टू मच यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो बिलेटेड की भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, राइट? पहले लॉ ने बोला बिलेटेड रिटर्न आप भर सकते हो 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर तक। यू कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न टिल एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो मैं इसलिए हिस्ट्री बताता हूँ। पहले इसका नियम था कि बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। फिर मोदी आए, उन्होंने बोला ना इतना लेट नहीं चलेगा, बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर। टाइट किया। अभी इनको और निर्मला जी आई हमारी, वो तो भयंकर टाइट करती है, उन्होंने बोला बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 3 months बिफोर असेसमेंट ईयर, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, बस उससे बेसी नहीं, और ज्यादा लेट अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? तो लॉ ने एकदम टाइट कर रहा है हमें कि आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो 3 months बिफोर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 31 मार्च तो हमारा असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है, उससे 3 महीने पहले, एकदम लेटेस्ट चेंज है, इसलिए एग्जाम में आएगा, एकदम लेटेस्ट चेंज है, इसी साल आया है। तो 3 months बिफोर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आप रिटर्न भर सकते हो। यदि आपको इतना इंग्लिश नहीं झाड़ना तो वहां पे आप सिंपल सा बोलो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। बात क्लियर? बिलेटेड रिटर्न भरने पे लेट फीस देनी पड़ती है 5,000 के करीब में, विल डिस्कस। और बिलेटेड रिटर्न भरने पे इंटरेस्ट लग जाता है @1% पर मंथ ऑन टैक्स पेबल, यानी जितना आपका टैक्स बाकी है उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये भी लगता है, ये भी लगता है, ठीक है?
और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो ही चीज़ लगती है और क्या है. पैरा चेंज. सेक्शन लिखिए 139(4). 139(4). If a person fails to file return timely, if a person fails to file return timely, then he can file belated return. He can file belated return. Stop para change. Time limit for filing belated return is time limit for filing belated return is time limit for filing belated return is 3 months prior to assessment year. 3 months prior to assessment year, that is 31st December of assessment year. 31st December of assessment year. Stop. Para change. If a person files belated return, he will be liable to interest at the rate 1% per month. He will be liable to interest at the rate 1% per month on tax payable. Interest at the rate 1% per month on tax payable. Para change. Para change. Similarly, if a person files belated return, he will be liable to if a person files belated return, he will be liable to a late fees of rupees 5,000. लेट फीस 5,000. ठीक है. लेकिन कुछ छोटे मोटे एसएससी होते हैं जो इतना टैक्स जानते नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये ना कि कंट्री में 80% पॉपुलेशन टैक्स इलिटरेट है, तो उन्हें टैक्स का इतना नॉलेज ही नहीं है. तो छोटी मोटी इनकम है 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख, रिटर्न भरना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ 2.5 लाख का क्लॉज, इसलिए रिटर्न भरना ज़रूरी था. ध्यान नहीं आया, बाद में कोई बताया अरे तुम तो लेट रिटर्न भर दिए, अब तुमको 5,000 की पेनल्टी लगेगी. 5,000 ये बड़ा होता है यार, भले पैसे वाला हो या कुछ भी हो, 5,000 बेवजह पेनल्टी लग जाए. अपने कार ड्राइव करते हैं, मामा रुकता है 500 रुपया दो. यार कार पे बैठो, 500 रुपया कौन सी बड़ी बात है, फिर भी कितना जी दुख पाता है 500 देने में. अरे यार पेनल्टी के नाम पे तो तुम 100 रुपया भी लेता तो जी दुख पाता है यार, वो 5,000 रुपया मांग रहा है. तो लॉ ने बोला ठीक है इसको रिलैक्स करो उन लोगों के लिए जो थोड़े से लो इनकम अर्नर है. तो जिनकी इनकम 5 लाख तक की है ना, वो यदि रिटर्न लेट भरते हैं तो उनको ऊपर लेट फीस सिर्फ 1,000 रुपये, और अदरवाइज आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो आपको ऊपर पेनल्टी सिर्फ 5,000 रुपये. ठीक है, लिखते हैं. However, person whose total income does not exceed 5 lakh. However, person whose total income does not exceed 5 lakh shall be liable to late fees at the rate
person whose total income does not exceed 5 lakh shall be liable to late fees at the rate rupees 1000 only. ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. व्हाट इज द लेट फीस फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न? इफ माई इनकम इज 4 lakh, तो आंसर इज योर इनकम इज 4 lakh, योर लेट फीस विल बी 1000. माई इनकम इज 6 lakh, देन योर लेट फीस विल बी 5000. बात क्लियर? पक्का पक्का. अब मैं पीछे जाने नहीं दूंगा. हाँ, बिना देखे मेरी बात का आंसर देना. पीछे जाने का मन बहुत करेगा, एक बार देख ले तू. ना देखना नहीं है. सपोज मेरी सैलरी इनकम है 6 लाख रुपए, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 1 लाख रुपए, और मैंने एटीसी में डिडक्शंस ले लिया 1.5 लाख का, और मैंने अदर डिडक्शंस भी ले लिए 50,000 के. मेरी टोटल इनकम है 5 लाख और मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 7 लाख. मैंने रिटर्न लेट भरा, लेट फाइल्ड. अब बताओ व्हाट विल बी द लेट फीस फॉर मी? सॉरी, 1000 या 5000? पता वहां पे जीटीआई वर्ड है कि टोटल इनकम वर्ड है? वहां पे इनकम वर्ड है टोटल इनकम, और जब अपने रिटर्न पढ़ रहे थे तो वहां पे वर्ड था ग्रॉस टोटल इनकम. तो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेयर विच टर्म हैज बीन यूज्ड. अच्छा, 5 लाख एक्सीड करने पे कि 5 लाख होने पे? 5 लाख तक है तो आपकी लेट फीस 1000 है. ऑब्वियसली 5 लाख को एक्सीड कर रही तो आपकी लेट फीस 5000 है. तो योर आंसर इज 1000 लेट फीस लेगा. नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा. आगे बढ़ते हैं. आपने पढ़ लिया 139 वो बिलेटेड रिटर्न. क्या पढ़ा आपने इसमें? आपने पढ़ा कि कोई बंदा यदि रिटर्न टाइमली नहीं भरता है तो बाद में भर देना, और क्या है. बाद में कब तक? तो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक. तो जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उनके भी 31 दिसंबर, जिनकी ऑडिट नहीं कंपलसरी है उनके भी 31 दिसंबर. तो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट वही है 31 दिसंबर. और यदि 31 दिसंबर तक नहीं भरे तो उसके बाद भरने मिलेगा भी नहीं. और लेट भरे मतलब जुलाई से दिसंबर के बीच में भरे तो आपको ऊपर 5000 की लेट फीस लगेगी यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है. और यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस लगेगी सिर्फ 1000 रुपये. यहाँ तक क्लियर? एक टॉपिक और पढ़ाते फिर एक छोटा सा रिकैप लेंगे. 139.5 रिवाइज रिटर्न. रिवाइज रिटर्न, व्हाट इज रिवाइज रिटर्न? भैया देखो, रिटर्न में मिस्टेक हो सकती है कि नहीं हो सकती है. ये जो इनकम टैक्स का रिटर्न है ना, मैं जब कभी तुम्हें वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा तो ये कोई 40-50 पेज का रिटर्न भी होता है. जो मैं रिटर्न बताऊँ 40-50 पेज का है. बिजनेस वालों का रिटर्न 40-50 पेज का है. बताओ 40-50 पेज में ह्यूमन एरर नहीं हो सकती क्या? लिखना था, मिस्टेक हो गया, या मेरी ब्रांच से मेरे पास इंफॉर्मेशन सही नहीं आई, मैंने इंफॉर्मेशन थोड़ा गलत भर दिया, या कोई भी मिस्टेक हो सकती है यार. तो यदि कोई रिटर्न में मिस्टेक हो गई तो क्या करें? व्हाट टू डू? फिर से क्या भरे? मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ. मेरी 5 हेड्स ऑफ इनकम है. हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी मेरी होती नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, आईफोस. मैंने ना ये एकदम सही से भर दिया, ये सही से भर दिया, ये भी सही से भर दिया. इसमें एक इंटरेस्ट इनकम मैंने दिखा दी 10,000, वो मेरी मिस्टेक थी, वो होगी 1 लाख. तो यहाँ पे मेरा एक बिंदी, एक ड्रॉप कम लग गया, उसके कारण मेरी रिटर्न गलत हो गई. तो क्या करूं? सिर्फ आईफोस वाली डिटेल वापस से भर दूं? सिर्फ आईफोस वाली वो जो मिस्टेक की है बस वो बता दूं, या सारा फिर से भरूं? एक मिस्टेक है, 40 पेज के रिटर्न में सिर्फ एक मिस्टेक है. सॉरी, सारा फिर से भरो. बड़ी जाली में मैं बोल रहा हूं मेरी सिर्फ एक मिस्टेक है 40 पेज में, मैं बोलती नहीं सारा फिर से भरो. भाई भाई सो हार्स पूरा भरो आप.
क्योंकि बात बहुत सिंपल है यार, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ी बैठा हूँ कि वहाँ से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए। यदि तुम्हारा मिस्टेक है तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरना है भाई, कौन सा तुझे मैनुअली भरना है जो इतना फुटानी मार रहा है। फाइल तेरे कंप्यूटर में सेव भी होगी, वहाँ से 0 और टाइप करके फिर वो रिटर्न भर दे। मैं तेरे इस रिटर्न को भी देखूंगा, उस रिटर्न को भी देखूंगा, ऐसा नहीं होगा। whenever you need to file revise, whenever you need to rectify an error, you don't have any other choice but to file revise return. And revise return means your return must be complete in every aspect, because as soon as you file the revise return, your original return is annulled, फाड़ देते हैं हम लोग उसको, कैंसिल कर देते हैं। तो जब आपका ओरिजिनल रिटर्न, जैसे आपने रिवाइज रिटर्न भरा, आपका ओरिजिनल रिटर्न की फाइल हम लोग डिलीट मार देंगे। इसलिए रिवाइज रिटर्न मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। पूरा रिटर्न आपको सब कुछ सही करके भरना पड़ेगा, फिर से, लिटरली फिर से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिवाइज रिटर्न में भी मेरी मिस्टेक रह गई। हम लोग तो बिजी रहते हैं ना, तो टाइम क्या है हमारे पास, तो हमने फिर रिवाइज रिटर्न में भी मिस्टेक कर दी, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, तो क्या फिर से रिवाइज ले सकते हैं? एंड आंसर इज यस, एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। जितनी बार देर इज अ जेन्युइन एरर, आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए। तो क्वेश्चन आता है कोई लेट फीस, मतलब कोई पेनल्टी लगती है, कोई फीस लगती है? आंसर इज नो, कोई फीस नहीं लगती। कोई परमिशन लेना पड़ता ना, ना कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता। आप अपना जाइए 139.5 वाला रिटर्न सेलेक्ट करिए और उस पर रिवाइज रिटर्न फिल करके भर दीजिए। ओके नाइस। बस एक रिस्ट्रिक्शंस है, वो है टाइम लिमिट। ये रिवाइज रिटर्न भी कब तक भर सकते हैं? तो रिवाइज रिटर्न भी आप भर सकते हो वही जो आपने बिलेटेड रिटर्न में पढ़ा, टिल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बस 2-3 महीना आपको मिला। आपने 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न भरा था, अब आप 31 दिसंबर तक जो रेक्टिफाई करना है कर लो, उसके बाद तो रिवाइज करने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू लर्नड, if there is any bona fide error in the original return, bona fide मतलब genuine, there are two terms, bona fide, mala fide. Bona fide मतलब genuine, mala fide मतलब with wrong intention. So if there is a genuine error in your original return, then you can revise your original return. That is called revise return. Revise return must be complete in itself. There is no fees, there is no penalty, there is no permissions required. You can revise a original return, you can revise a belated return, you can revise a revised return. The only limit is that time limit. A revised return must be filed on or before 31st December of assessment year. That's all. ठीक है, लिखिए रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5). जितनी बार रिवाइज करना करो, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर करो। रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5). इफ देर इज एनी बोनाफाइड एरर, बोनाफाइड BONAFIDE, if there is any bona fide error in the original return, comma, SSE can file a revised return. Stop, para change. Time limit. मैं बताऊं कि अपने आप लिखोगे? 31st December of assessment year. Para change. A loss return can be revised, comma, यानी stop. A loss return can be revised, stop, para change. A belated return can be revised, stop, para change. A revised return can also be revised. A loss return can be revised, a belated return can be revised, a revised return can also be revised.
पैरा चेंज, नो फीस नो परमिशन, नो फीस नो परमिशन. आई होप क्लियर. ठीक है. जितना किया वो देखो तुम्हारे अंदर गया कि नहीं गया. अच्छा, व्हाट इज योर यार्ड स्टिक मुझे नहीं पता. मुझे ये लगता है कि मेरे लिए चैप्टर तभी हो जाता है जब वो चैप्टर में बिना देखे किसी को भी समझा दूं. मेरी यार्ड स्टिक, व्हाट इज माई मेजरमेंट, मैं कब बोलता हूँ मेरा ये चैप्टर हो गया, जब वो चैप्टर मैं कुछ भी बिना खोले सामने वाले को समझा दूं, देन आई कैन से यस मेरा चैप्टर हो गया. तो जब तक तुम्हारा ये 5 सेक्शन, ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जब तक इस लेवल पे नहीं हो जाए कि आप किसी और को समझा दो, तब तक लगे रहो मुन्ना भाई. आओ लगते हैं, आओ फिर से लगते हैं, लगे रहना मेरे साथ, बोलते रहना. आज हमने किया 139(1), इसमें काफ़ी कंटेंट था. फिर एक छोटा सा सेक्शन किया 139(3), फिर एक छोटा सा सेक्शन किया 139(4), और फिर एक छोटा सा सेक्शन किया 139(5). ये सारे इंपॉर्टेंट है. इसके बाद 2 छोटे छोटे सेक्शंस और है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देख लीजिए. 139(1) इसका मेन रिटर्न है, मतलब मेन सेक्शन है, जिसमें बोला जा रहा है किसको रिटर्न भरना है. हु नीड टू फाइल रिटर्न, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न. अच्छा, एग्जाम में पूछे कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो आंसर है 139(1). एग्जाम में पूछे वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न तब भी आंसर है 139(1), क्योंकि ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आपको रिटर्न भरना है, तो वॉलंटरीली भरना है. इसमें क्या हुआ, कोई चिट्ठी थोड़ी आएगी तुम्हारे पास ये रिटर्न भरो. आपको सुओ मोटो अपनी मर्जी से इस समय में रिटर्न भरना है, और भरना जरूरी है, इसलिए इसको वॉलंटरी रिटर्न भी बोलते हैं, कंपल्सरी रिटर्न भी बोलते हैं. वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न पूछे तब भी आंसर यही है. क्या सेक्शन था 139(1). 139(3) में क्या सेक्शन था, क्या कंटेंट था, लॉस रिटर्न. देखो अच्छी बात क्या, सब 139 है तो याद रखना काफी आसान हो गया. हाँ, 139(1) में है रिटर्न भरना जरूरी है. आए रिटर्न भरना जरूरी है. आए आए व्हाट इज दिस 1, आए रिटर्न भरना जरूरी है. व्हाट इज 3, 3 मतलब हमारे यहाँ बोलते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे बोलते हैं क्या हमारे यहाँ. कुछ लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब 3 जहाँ है वहाँ पे काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, यानी 3 है तो लॉस ही लॉस होना है. हाँ, तो 139(3) मतलब लॉस रिटर्न याद रहेगा. 139(4), 4 मतलब IPL चलता है, मैच चलते हैं, तो आप 4 मतलब क्या बोलते हो, बाउंड्री. बाउंड्री मतलब क्या बोलते हो, सीमा रेखा के पार. हाँ, कौन सी सीमा रेखा भैया, वो तो क्रिकेट की बाउंड्री होती है, हमारे यहाँ समय की बाउंड्री होती है. तो समय की सीमा रेखा के जब आप पार चले जाते हो तो हम लोग बोलते हैं भैया ये तो चौका मार रहा है, ये तो समय की सीमा रेखा को पार करके चौका मार रहा है यार. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न. अच्छा, 5 मतलब भैया देखो हमारे यहाँ तो टैक्स में कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर एंड में 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है. हमारे प्रयास में तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कितनी ही बड़ी क्लास हो जाए, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, लास्ट में 5 मिनट में पूरी क्लास रिवाइज हो जाती है. हाँ, और फिर जिन बच्चों का रिवाइज नहीं होता है उनको एक 5 पढ़ता है ना, उसको सब रिवाइज हो जाता है. समझे, मतलब 5 का कनेक्शन ही है रिवाइज से. तो आपने देखा 5 मतलब रिवाइज, 4 मतलब समय के पार यानी बिलेटेड रिटर्न, 3 मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम बिगाड़ा मतलब लॉस रिटर्न, और 1 तो है ही मेन. अच्छा, ढूंढो मत कि 139(2) क्या है, 139(2) सेक्शन कोई है ही नहीं, ओमिटेड. तो जमाने में रहा होगा भट गया. ठीक है, मतलब मैं जब से टैक्स पढ़ रहा हूं तब से ही नहीं है. तो आपको सारे सेक्शन याद हो जाए, 139(1) में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या था. चलो नाइस, आज तो ज्यादा किया ही नहीं है तो इतना याद ही है. एक रिवीजन और करना पड़ेगा.
इसमें हमने कितनी बातें की, एक बार उसको रिकॉल करो। हमने इसमें बातें की हु नीड टू फाइल रिटर्न, तो पहली बात एवरी कंपनी नीड टू फाइल रिटर्न। दूसरी बात एवरी फर्म एलएलपी नीड टू फाइल रिटर्न। तीसरी बात इसके अलावा हर ऑर्डिनरली रेसिडेंट जिसके पास फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। फॉरेन में कोई साइन इन अथॉरिटी है उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, और या फिर फॉरेन में कोई उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी तो उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा का है साल में, जिनका फॉरेन ट्रेवल है जिसमें खर्च हुआ है 2 लाख से ज़्यादा, भले अपने अकाउंट में या किसी और के लिए, एंड लास्ट जिनका करेंट अकाउंट में इस साल डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट, मतलब क्रेडिट साइड, उसके डिपॉजिट में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आया है इस साल, तो इनसे भैया एक बार रिटर्न भर दो। इनके अलावा हर वो बंदा जिनका जीटीआई, इनकम नहीं, जीटीआई 2.5 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, एग्जेम्प्टेड सेलिंग से ज़्यादा है, उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है, जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए 31 अक्टूबर, और जिनकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है उनके लिए 31 जुलाई, और जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और लास्ट यदि पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कंपलसरी है तो उनके सारे पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कंपलसरी है तो उससे सारे पार्टनर्स रिटर्न भरेंगे 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। 11 बातें, एक भी बात मिस नहीं कर सकते। सब याद था, ये सब याद था इन द सेंस मैं जब बोल रहा हूँ तो सब ध्यान आ रहा है, लेकिन मेरी यार्ड स्टिक क्या है, व्हाट हाउ डू आई मेजर कि मुझे याद है, जब मैं बिना कुछ देखे ये किसी और को बोल पाऊँ। यदि मुझे और कोई नहीं मिला तो मैं शीशे को बोल दूंगा, परंतु मैं ये सारे पॉइंट दोबारा बोलूंगा किसी न किसी को। तो यू शुड डू दिस, यू शुड प्रैक्टिस एट होम कि ये जितना आज मैंने सीखा मैं सारा का सारा बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है ना? पता नहीं तुम कितना पसंद करोगे ये सब बातें, लेकिन ये अपना ब्रेन है ना, ये है ऊपर बैठा हुआ और अपने बैठे हैं नीचे। ठीक है, तो इसका यहां से कनेक्टिविटी कई बार बीच में लूज हो जाता है। दैट इज द वन रीजन कि बंदा इंटेलिजेंट है परंतु इंटेलिजेंट नजर नहीं आता, बिकॉज उसके दिमाग में सब है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो जब हम लोग इस तरह से रिवीजन करते हैं ना तो ये कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाती है, तो फिर दिमाग में जितना भी है ना सब अपने बोल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हुनर है कि इस बंदे के दिमाग में जो भी है बंदा क्लियर कट समझा देता है, बोल देता है। ये बहुत बड़ा ह्यूमन आर्ट है। तो प्लीज़ ये आप शीशे के सामने 5 मिनट खड़े होकर बोल देना। और उसके बाद एक और आर्ट है जो अपने फिर कभी प्रैक्टिस करेंगे, वो आर्ट है कि जो दिमाग से है ना वो हाथ में नहीं आता। हाथ में मतलब लिखा नहीं जाता, दिमाग में है लेकिन पूरा लिखा नहीं। वो एक अलग है जिसको दुनिया बोलती है राइटिंग स्किल, लेकिन वो राइटिंग स्किल का कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट यही है ब्रेन से इसका कनेक्टिविटी। राइटिंग स्किल में ये थोड़ी होता है कि राइटिंग कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन। राइटिंग स्किल मतलब यहाँ पे जितना है वो यहाँ आया कि नहीं आया, वो डेवलप करने के लिए पहला स्टेप ये है कि ब्रेन में जितना है वो सबका सब अपना जुबान पे आया कि नहीं आया। ये पहला स्टेप था कि हमें जितना भी कंटेंट है वो सारा हमारा जुबान पे आए। ये अपना पहला आर्ट है। तो पहला आर्ट हमने सीख लिया कि ये हमें याद था 11 पॉइंट, और वो 11 पॉइंट मेरे यहाँ पे आ गया। चलो ये आपका होम टास्क है। हाँ, नेक्स्ट 139.3 में हमने कुछ खास नहीं किया। पहला पॉइंट किया कि जिनके लिए रिटर्न भरना जरूरी है उनके लिए लॉस रिटर्न भरना भी जरूरी है। इसके अलावा किसी बंदे को यदि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्लेम करना है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और लॉस रिटर्न मस्ट बी टाइमली फाइल्ड। और हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बात ये सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड तभी मिलते हैं जब आप रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली भरते हो। तो ये चारों बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 139.4 समय की सीमा रेखा, यदि कोई बंदा रिटर्न 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक नहीं भर पाया तो वो उसके बाद भी भर सकता है। उस केस में हम उस रिटर्न को बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। बट बिलेटेड रिटर्न की भी एक टाइम लिमिट है, एंड द टाइम लिमिट इज 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बिलेटेड रिटर्न में इंटरेस्ट लगता है @1% पर मंथ ऑन टैक्स पेबल, एंड बिलेटेड रिटर्न में आपको ऊपर एक लेट फीस लगती है।
लेकिन जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है उनके लिए उनके केस में बिलेटेड रिटर्न की लेट फीस है सिर्फ 1000 रुपये। 5 बातें। रिवाइज रिटर्न, यदि कोई बंदे के ओरिजिनल रिटर्न में कोई बोनाफाइड एरर है तो वो रिवाइज रिटर्न भर सकता है। रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। रिवाइज रिटर्न मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ बिकॉज एज सुन एज यू फाइल द रिवाइज रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न इज कैंसल। ठीक है। बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, cost return can also be revised, revised return can also be revised, no fees, no permission. तो ऐसे टारगेट लेके कि मुझे इसमें 11 बातें बोलनी है, मुझे इसमें 4 बातें बोलनी है, मुझे इसमें 5 बातें बोलनी है, दैट इज द राइट वे टू अप्रोच अ थ्योरी पेपर। वैसे टैक्स फुल प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन आज मैंने पहला दिन सोच के एक छोटा सा चैप्टर उठाया खाली वॉकेबुलरी टेस्ट करने के लिए, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो आज हमारा माइक टेस्टिंग वाली क्लास थी, तो हमने थोड़ा सा बस वॉइस चेक करा लिया अपना। आज हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली पहले रिवाइज करेंगे, हमारे स्टूडेंट क्लास में बोलेंगे ये सारी बातें, और उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ, सॉरी ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शंस, और उसके बाद हम लोग एक बार ऑनलाइन थोड़ा सा रिटर्न देख लेंगे 5-7 मिनट, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज एक बार इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपनी बात